मिलता था पुराने वर्जन में, लेकिन अभी मिल रहा है। देयर आर सो मेनी अदर फीचर दैट वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। ओके, लेकिन क्वेश्चन है ये काम कैसे करता है। तो ये जो काम करता है, देखो ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब है कि कोई भी डेटा टाइप इट विल टेक, इट डजंट मैटर कि आपका ये इंट का है, ये करेक्टर का है, ये फ्लोट का है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है जी, ऑटो का मतलब कोई भी ऑटोमेटिक, इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। क्योंकि पाइथन क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि ओके द डेटा इज कमिंग फ्रॉम द you can say from the int background, you can say from the character background, or whatever the background is there. Okay, so you don't bother about it. So ये automatically okay, and m% of x of tab। अब ये जो पहली लूप चल रहा है, ये जो लूप चल रही है, ये किसके लिए चल रही है? ये रोज के लिए चल रही है। ठीक है, ये रोज के लिए चल रही है, ये कॉलम्स के लिए चल रही है। ठीक है, इट विल दिस लूप इज इंप्लीमेंटेड फॉर द रो, दिस लूप इज इंप्लीमेंटेड फॉर द कॉलम। तो इसमें उसने पकड़ा, लेट्स सपोज ये सेम वही लूप है जो आप लिखते हो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। तो ये वही लूप है। ठीक है, ये वही लूप है, एग्जैक्टली वही लूप है। अब ये जो लूप है, ये पहली लूप है, कहता है ये अगर 4 की बात कर रहे हो तो 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चलेगी। और जो ये वाली लूप है, अगर मैं इसमें 3 वैल्यूज ले रहा हूं तो 0, 1 और 2 के लिए चल रही है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन सेट कर रही है, ये 0 लोकेशन सेट कर रही है रोज की, और ये जो वैल्यूज है ये किसके अंदर आ रही है? ये y के अंदर आ रही है, और y के थ्रू कहता मैं उसको रीड आउट कर रहा हूं। तो ये पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप फॉर ईच लूप करनी है तो आपको ये सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, और ये बहुत ही सिंटैक्स यूज होता है इंडस्ट्री में। क्योंकि इंडस्ट्री में हमें नहीं पता कि जब हम डेटा लोड कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं रोज और कॉलम्स को लोड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता उस एक्सेल फाइल में या उस टेक्स्ट फाइल में 100 इंटू 100 का मैट्रिक्स है, 500 इंटू 500 का मैट्रिक्स है, हो सकता है 1000 इंटू 1000 का मैट्रिक्स हो। सीधी सी बात है ना। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो हो सकता है उसमें 60 बच्चे हो, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं तो हो सकता है उसमें 70 बच्चे हो, सेक्शन सी की बात कर रहा हूं तो हो सकता है उसमें 80 बच्चे हो, या उसमें 40 बच्चे हो। तो मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं। जब मुझे नहीं पता तो एट दैट टाइम आई विल गिव द प्रेफरेंस टू दीज लूप्स। ओके, सो दीज आर द बेस्ट methodology to implement the arrays with the help of for each loop, because other languages automatically give you the feature। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो वहां पे for loop नहीं है, वहां पे सिर्फ for each loop है। अगर मैं जावा की बात करूं तो वहां पे for loop भी है, for each loop भी है, दोनों लूप अवेलेबल है। लेकिन for each loop जो चलती है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए चलती है, और पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दिस वन इज द एंटायरली कॉन्सेप्ट फॉर द सेम। तो ये काफी यूज होगी जब हम STL भी यूज करेंगे, तब भी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, और अदर फीचर्स में भी ये काफी यूज होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द वे टू आपको ये थोड़ा सा अभी याद रखना पड़ेगा, ये हल्का सा आइटम याद रखनी पड़ेगी कि फॉर ईच लूप का सिंटेक्स ये है और फॉर लूप का सिंटेक्स ये है। क्योंकि ये कैसे आएगा, जैसे प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये चीज क्लियर होती है। और मैं आपको सजेशन देता हूं कि कम से कम जो पिछले जितने भी प्रोग्राम है, ट्राई टू कन्वर्ट देम विद फॉर ईच लूप, उनको फॉर ईच लूप से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है जी, और 2D के प्रोग्राम्स हैं उनको भी फॉर ईच लूप से कन्वर्ट करो। पहले फॉर लूप से बनाओ सिंपली, देन कन्वर्ट टू द फॉर ईच लूप। अगर आप ये चीजें इंटरव्यू में बताते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप इससे सोल्व करते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ बंदे को नॉलेज है। ठीक है, बंदे को नॉलेज है। तो आई सजेस्ट यू काइंडली इंप्लीमेंट द प्रीवियस प्रोग्राम विद फॉर ईच लूप। ठीक है जी, ओके। तो ये तो हो गया था अपना कॉन्सेप्ट जो स्किप हो गया था। तो 5 मिनट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो आपके असाइनमेंट्स हैं, आप सभी को फॉर ईच लूप से आपको कन्वर्ट करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज द पॉइंटर। हाँ जी, कल वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार मेरे से पूछ लो। कल वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है बिफोर प्रोसीड फर्दर तो एक बार मेरे से पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछ लीजिए। सर बोलिए सर, एक बार वो रेफरेंस और डी रेफरेंस सर वो बता दो। आवाज है, ये आवाज नहीं आई, क्या कहते हैं? सर रेफरेंस और डी रेफरेंस यूज कर लो अपने आप को, अभी बता देता हूँ। चलो इसका एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल ही करते हैं तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला था, तो मैं थोड़ा सा अब सी का सहारा लेने जा रहा हूँ, फिर मैं C++ पे भी आऊंगा। ठीक है, तो नया प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड sto.h
ठीक है जी। एंड हैश कोनियो लगाने की जरूरत नहीं है, वाइल लगाना वाइल लगा दो, वो आपकी मर्जी है। वैसे इंट ही लेके चलते हैं, इंट मेन। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप लोग मुझे बताओगे व्हाट विल हैपन। ओके, सो थोड़ा सा मेरे कोड लिखने दो, फिर आई विल कम बैक टू यू। बात चल जो यार, की करी जाते हो। ठीक है जी। ओके, तो अनदर पॉइंटर इज अ वेरिएबल। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी के अंदर जो डाल रहा हूं, ओके मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, व्हाट आउटपुट आई विल गेट। ये हो गया। ठीक है जी। एंड देन योर, ओके एक बार मुझे लिखने दो, देन आई विल कम बैक टू यू। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या आउटपुट आएगी। ठीक है। this one, this one, okay, this one, okay, so इसको करते हैं नीचे। ओके, सो अभी इसको एक बार सेव कर रहा हूं मैं। इसको सेव जो मैं कर रहा हूं वो p.c। ठीक है जी, क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है, तो इसको रन करते हैं एक बार। gcc p.c, hopefully we will not get any syntactical error, and finally we didn't get any. Okay, so now you guys are responsible to give me the answer for the same. I think someone typed something. Okay, तो अभी आप लोगों को आंसर देना है। काइंडली अनम्यूट एनीवन हु इज विलिंग टू गिव द आंसर। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये बंदा देगा या वो बंदा देगा। तो अच्छा, ओके, सो आप लोगों को बताना है। हाँ जी, एनीवन जो देना चाहता है आंसर अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे बताए यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। सिमरनप्रीत जी, आपके माइक में बड़ी डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, अब बोलिए। सर 5। ओके, यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ ए सर। एड्रेस ऑफ ए। ओके, यहाँ पे सर यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ ए आएगा सर। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए आएगा यहाँ पे भी। ठीक है जी। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ बी। और यहाँ पे सर यहाँ पे शायद 5 आएगा सर, नॉट ओके। श्योर। ओके, सो दीज आर दी आंसर्स। ठीक है, तो मुझे ये आंसर मिले हैं सिमरनप्रीत जी की तरफ से। perfectly, I think this answer is accurate. Here the value of the a is 5. Okay, so this one is a pointer variable and this one concept is called referencing, that I am refer this pointer to the address of a. Okay, मैं a के अंदर सॉरी p के अंदर a का एड्रेस रेफर कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, p के अंदर जो एड्रेस आ गया वो a का आ गया, जैसे रेफरेंसिंग। ठीक है ना। तो ललित जी ये ध्यान से सुन लो। अब तो p के अंदर एड्रेस आ गया a का, तो मैंने रेफर कर दिया p के अंदर a का एड्रेस। अब यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूं, यहाँ पे मैं a डिस्प्ले कर रहा हूं, तो a की वैल्यू जो है वो 5 है, तो वो नॉर्मल जो हम अभी तक करते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ m% ऑफ a, m% ऑफ a, जैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। ठीक है जी, मेमोरी में कहीं ना कहीं पे स्टोर है। तो 202 से लेकर के अगर 205 की बात हो रही है, तो लेट्स सपोज दिस इज द एड्रेस ऑफ ए, तो ये ए का एड्रेस है। ठीक है जी, तो मान के चलते हैं कि ए का जो एड्रेस है वो 202 है, तो यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है।
अब मैं P की बात कर रहा हूं, व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड P, P के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ ए। तो P का जो P के अंदर मैं जो प्रिंटिंग कर रहा हूं वो 202 प्रिंट कर रहा हूं, क्योंकि P क्या लेके बैठा है, P 202 लेके बैठा है। और 202 ये क्या कंसीडर कर रहा है, ये कंसीडर कर रहा है दिस इज द एड्रेस ऑफ ए, ठीक है ना, ये कंसीडर कर रहा है दिस वन इज द एड्रेस ऑफ ए। तो ये ए का एड्रेस कंसीडर कर रहा है, ठीक है जी। तो ये ए का एड्रेस कंसीडर कर रहा है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं एम्परसेंट ऑफ पी। एम्परसेंट ऑफ पी का क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं तो पॉइंटर भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, पॉइंटर वेरिएबल भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं 208 से लेकर के 211, तो ये पी है। अब पी के अंदर क्या है, पी के अंदर 202 है, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। पी के अंदर क्या है, पी के अंदर 202 है, और 202 किसको रेफर कर रहा है, 202 इसको रेफर कर रहा है। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। एस्टिक साइन ऑफ पी प्रिंटिंग करने का मतलब क्या है कि भैया पी के अंदर जो एड्रेस है वहां पे चल, और वहां से जो वैल्यू है वो मुझे उठा करके दे दे। तो वहां पे जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास 5 आएगी, ठीक है। यहां पे जो आउटपुट आएगी वो भी 5 आएगी, यहां पे जो आउटपुट आएगी वो 202 आएगी अगर एक एड्रेस है। पी के अंदर क्या है, पी के अंदर एक एड्रेस है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो भी 202 आएगी, ठीक है। और m परसेंट ऑफ पी क्या आएगा कि p का अपना एड्रेस क्या है, कि वो अपनी कहां पे खड़ा है, तो वो खड़ा है 208 पे, तो वो 208 आएगी। और इसका मतलब क्या है, डी रेफरेंसिंग, यानी कि मैं p के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे दे दे, ठीक है जी। तो अब इसको चला के देखते हैं एक बार, होपफुली वी विल गेट द परफेक्ट आंसर। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो गड़बड़ हमने ये कर दी है कि अपने को स्लैश एन लगाना है, ठीक है। तो हम स्लैश एन भी लगा लेते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको हर जगह पे पेस्ट करते हैं। तो इसको एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। नाउ परफेक्टली दैट वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर्स, जो मैंने अभी बोले हैं वही आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। देखो ए की वैल्यू जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो इट इज गेटिंग द ए, ठीक है ना। तो ए क्या है अपना 5 है, तो 5 आ गया। दिस इज द एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ ए है, ये देखो एड्रेस ऑफ ए ये वाले एड्रेस के ऊपर पड़ा है 26886, ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। अब ये मेमोरी एड्रेस है, तो पी के अंदर मैंने क्या डाला था, पी के अंदर ये डाला था। तो पी के अंदर क्या है, पी के अंदर भी सेम है। अगर मैं दूसरी लाइन की चेक करूं तो पी के अंदर भी वो सेम है। तो पी के अंदर देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बोथ आर सेम। m परसेंट ऑफ p इसका मतलब क्या है कि दिस वन इज द एड्रेस ऑफ p। तो एड्रेस ऑफ p क्या है 80, ठीक है ना। अगर मैं कंसीडर करूं तो एड्रेस ऑफ p क्या है 80। और एस्टिक साइन ऑफ p का क्या मतलब है कि p के अंदर जो एड्रेस पड़ा है और वहां पे जो वैल्यू पड़ी है वो दिखा दे, ठीक है। p के अंदर जो एड्रेस पड़ा है, ठीक है ना, और वहां पे जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे दिखा दे। तो यहां पे p के अंदर जो एड्रेस पड़ा है जो मैंने प्रिंट किया है वो 84 है। अब 84 पे जो वैल्यू पड़ी है, कहता वो 5 पड़ी है, वो 5 मुझे दिखा दे। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। तो यही पॉइंटर्स है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये लगा के चलो कि आपको पॉइंटर में और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स ही यही है पॉइंटर्स के। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मतलब ये लगा के चलो कि कान आपने राम का पकड़ना है, कान आपने राम का पकड़ना है। आप मोहन हो लेकिन आप थ्रू सोहन जा रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, आपने सोहन का कान पकड़ा, सोहन ने अगले आगे आगे जाकर के राम का कान पकड़ा। तो ये फंडा है जी, बस ये फंडा है, ठीक है। यही फंडा है कि आप डायरेक्ट वैल्यू असेस नहीं कर रहे। आपके अंदर सोहन का एड्रेस है, सोहन पे जो वैल्यू पड़ी है वो राम पड़ी है, और वो राम को प्रोसेस कर रहे हो। यानी आप डायरेक्ट आप वैल्यू को प्रोसेस नहीं कर रहे पॉइंटर के केस में, आप उस एड्रेस के ऊपर जा रहे हो। अब जो मैंने कल आपको बात बोली थी, अब आपके घर में अगर लेटर आती है, ठीक है ना, चाहे वो आपके नाम की है चाहे वो किसी के भी नाम की है, ठीक है ना, वो किसी के भी नाम की है, कोई भी बंदा उसको रिसीव कर सकता है। यानी कि मैं एड्रेस के ऊपर हिट कर रहा हूं, मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू चाहे आपके नाम की है, चाहे आपके फादर के नाम का लेटर है, चाहे आपके मदर के नाम का लेटर है, चाहे आपके भाई के नाम का लेटर है, दैट डजंट मैटर फॉर मी।
ठीक है, मेरे पास क्या है, सिर्फ एड्रेस है, मैं एड्रेस पे जाके वो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं कि ये लो आपकी लेटर है और आप रिसीव कर लो, दैट्स इट। ये तो हो गया पहला फंडा। दूसरे फंडे में जो हम पुरानी अभी तक बातें करते आए हैं पॉइंटर से पहले की, उसके अंदर क्या है कि भैया राम के नाम का ही लेटर है तो भैया राम को ही पकड़ना है, उसी ने प्रोसेस करना है, ठीक है ना, उसी ने प्रोसेस करना है, क्योंकि उसके साइन होने हैं, उसके साइन होने हैं। जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक मैं रिसीविंग नहीं मैं कंसीडर कर सकता। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट है कि जी मैं सीधा वेरिएबल के ऊपर हिट कर रहा हूं। पहले केस में मैं एड्रेस के ऊपर हिट कर रहा हूं, और एड्रेस में आई डोंट नो वट एवर द वैल्यू इज देयर, जो भी वैल्यू है बेटा वो उठा ले। दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, अगर आपको एड्रेसेस के साथ खेलना है तो आपको पॉइंटर कंसेप्ट के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज के साथ खेलना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम करती हैं, वो तो सिंपल है, वेरिएबल असाइन करो, अपना काम हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखनी है चीज, और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको अच्छा भी लगेगा इसमें काम करना, क्योंकि अभी तक हम डरते आते हैं क्योंकि हमारे बेसिक फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होते। तो यही इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल है, और कुछ नहीं है। जो इसको मेन समझने वाली जो अगर मैं मेन बात करता हूं तो यही है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब यहां पे एक लाइन पे मैंने क्या कर दिया, एस्टिक साइन ऑफ P इज इक्वल टू 123। ठीक है जी, अब मैंने ये डाल दिया। अब मैं दोबारा से वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, कंट्रोल C, ओके, कंट्रोल V, ए की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कर रहा हूं, कंट्रोल C, स्लैश B साथ में प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कर रहा हूं। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस लाइन एग्जीक्यूशन होने के बाद, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास यहां पे क्या आउटपुट आने वाली है? क्या कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू, कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई बता सकता है कि यहां पे क्या वैल्यू आने वाला है? हाँ जी, बता सकता है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो कोई क्या बता सकता है मुझे, व्हाट आउटपुट आई विल गेट ऑन दिस केस? So 1 2 3. यस। अब देखो, अब हुआ क्या, ध्यान से समझो ये कंसेप्ट। अब मैंने क्या किया, पहले जो ए की वैल्यू थी वो 5 थी, यानी कि मैं सिर्फ एड्रेसेस की बात करूंगा, वैल्यूज की बात नहीं करूंगा। यानी कि इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी वो 5 पड़ी थी। ठीक है, ये चला, बिल्कुल सही चला। मैंने प्रिंट कर लिया एड्रेस, बिल्कुल प्रिंट कर लिया कि भैया ए का एड्रेस क्या है। मैंने पी का एड्रेस प्रिंट किया क्योंकि पी ए लेके बैठा है, मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया था, तो पी के अंदर ए का एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, M% ऑफ पी, तो पी का भी कहीं ना कोई एड्रेस है तो वो प्रिंट कर दिया। एस्टिक साइन ऑफ पी, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि भैया पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो वैल्यू है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, कहता उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, तो उसने वो प्रिंट कर दी थी, वो वैल्यू 5 थी। अब इस लाइन पे मैंने क्या किया, कहता पी के अंदर जो एड्रेस है, पी के अंदर जो एड्रेस है वहां पे जा करके, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, 1 2 3 को असाइन कर दे। तो यानी कि पी के अंदर जो एड्रेस था वहां पे वो गया, वहां पे जाने के बाद उसने असाइनमेंट ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया, और जो वैल्यू 1 2 3 थी वो यहां पे उसने ओवरराइट कर दी। यानी कि अब इस एड्रेस पे, यहां तक तो ए की वैल्यू 5 थी, लेकिन जब मैंने न्यू वैल्यू असाइन की, यानी कि नई वैल्यू असाइन की, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो वैल्यू बन गई वो 1 2 3 बन गई। ठीक है जी, तो अब अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूं तो वो क्या आएगी, वो 1 2 3 आएगी, क्योंकि वो अपडेट हो चुकी है। उस एड्रेस पे पहले जो बंदा रहता था वो राम रहता था, लेकिन राम छोड़ के चला गया, अब उस एड्रेस पे जो बंदा आ गया वो रविकांत आ गया। ठीक है जी, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट किया। आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम वही है, वैल्यू असाइन करनी। लेकिन यहां पे थोड़ी सी ये है कि कहां पे असाइन करनी है, कि पी के अंदर जो एड्रेस है वहां पे जा, और वहां पे जा करके ये वैल्यू को असाइन कर दे, दैट्स इट। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट है जो आप लोगों को करना है। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है इसमें? आई थिंक एवरीवन क्लियर। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बेसिक है, वेरी बेसिक।
ठीक है, ओके। सो आई एम मूविंग लिटिल अहेड इनटू दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक्स की, है ना, अर्थमेटिक, तो पॉइंटर अर्थमेटिक क्या है, P प्लस प्लस, ठीक है जी। P प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, P माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया P प्लस प्लस, अगर मैं P प्लस प्लस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है जी, अगर मान के चलो मेरे पास, ठीक है, अभी इसको समझाता हूं कॉन्सेप्ट को, सिंपल वे से समझते हैं। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं एरेज आर कोरिलेटेड टू द पॉइंटर्स, एरे और पॉइंटर में बहुत जबरदस्त रिलेशन है, वो आपको मैं छोटा सा हिस्सा दिखाने वाला हूं उसका, ठीक है जी। अब मान के चलो ये मेरा एक एरे है, ठीक है, एरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने ये 5 वैल्यूज डाल दी, मत कर, एरेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये वैल्यूज डाल दी, और इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 202 है, ठीक है जी, 202 है, ठीक है, फिर 203 है एंड सो ऑन, ठीक है, सॉरी 202 के अंदर 4 जोड़ो 5, ठीक है जी, 205 है, बंद करें, इसकी पोजीशन ये है, ठीक है जी। अब यहां पे वैल्यू पड़ी है 2, ये हम कल डिस्कस करके आए हैं, 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, 3 2 3 4 5 6, मैं 3 स्किप कर गया तो डोंट वरी अबाउट इट। तो मान के चलो अगर दो स्टार्टिंग पोजीशन 202 है, ठीक है, अगर मैं 4 बाइट ले रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं 4 बाइट की बात कर रहा हूं तो ये 205 बन रही है, ठीक है, 202 203 204 205, ठीक है जी, 4 बाइट्स। अगर मैं 2 बाइट की बात करूं तो ये 203 बन रही है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को। अब इसमें जो मेन पॉइंट ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि हर पोजीशन 4 बाइट की है, ठीक है ना, हर पोजीशन 4 बाइट की है, ठीक है जी, हर पोजीशन 4 बाइट की है। अगर हर एक बक्से की बात की जाए तो वो 4 बाइट का है, ठीक है। तो इसमें अगर 1 2 3 4 5 आइटम है तो कितने बाइट्स इसने कंज्यूम किया, इसने 20 बाइट कंज्यूम कर दिया। यानी कि अगर मैं 4 बाइट मेरा सिस्टम ले रहा है मेमोरी एरे इंट को स्टोर करने के लिए, और ये इंट टाइप का एरे है जिसका साइज मैंने 5 दे दिया, तो अब जो टोटल मेमोरी स्टोर हो रही है वो 20 बाइट्स की मेमोरी स्टोर हो रही है, ठीक है जी। ये फंडा बेसिक टर्मिनोलॉजी, 4 into 5 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 20, ओके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी मेमोरी मेरे पास आई है, एक टुकड़ा मेरे पास निकल करके आ गया, एक मोहल्ला मेरे पास निकल करके आ गया, एक गली मेरे पास निकल करके आ गई, अगर मैं इसको लेमैन टर्म में समझूं तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 200 है और एंड इंडेक्स है 220, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट कंसेप्ट। तो यानी कि ये 20 मकान की मेमोरी वो इस एरे को एलोकेट हो चुकी है, ठीक है जी। अब अगर मैं अब अगर मैं प्रिंट ऑफ, ठीक है ना, प्रिंट एफ ऑफ ए करता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, मेरे पास आउटपुट आएगी 200, ठीक है, मेरे पास आउटपुट आएगी 200। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे 200 नहीं आएगी, यहां पे वो अपने अकॉर्डिंगली एलोकेट करेगा, ठीक है। अब ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूं, ठीक है जी, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूं, ये तो पता है ना सबको मल्टी कमेंटिंग के लिए, ओके। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, कमेंट का मतलब क्या होगा, जो इसमें आ गया वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंगल लाइन के लिए आप डबल स्लैश यूज कर सकते हो, पाइथन में कमेंटिंग के लिए आप हैश यूज करते हो, मल्टी लाइन कमेंटिंग के लिए आप ट्रिपल कोट्स यूज करते हो या सिंगल ट्रिपल कोट्स, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहां पे एक मैंने इंट का एरे एलोकेट किया, ठीक है जी, उस एरे में मैंने 5 दे दिया, ठीक है। अब उसमें जो मैंने दिया साइज वो ये वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब इसमें चाहे कम वैल्यू दूं चाहे ज्यादा दूं वो डजंट मैटर, 5 का मतलब है 20 बाइट लेगा ही लेगा, चाहे आप 10 बाइट की मेमोरी यूज करो चाहे आप 5 बाइट की मेमोरी यूज करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन इसको मैंने 20 बाइट मतलब मेमोरी ने इसको 20 बाइट कंज्यूम रिजर्व कर दी, ये शायद आप सबको पता होगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं इस कंसेप्ट को भी लेमैन टर्म में समझूं तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने ये काम किया तो मैंने 20 बाइट की मेमोरी रिजर्व कर दी, यानी कि आपने एक कमरा रेंट पे लिया जिसके अंदर 20 चेयर्स आपने लगा दी, ठीक है जी, 20 चेयर आपने लगा दी। तो जब आपने 20 चेयर लगा दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे चाहे 5 बंदे बैठे, वहां पे चाहे 10 बंदे बैठे, लेकिन वो जो जगह ले रहा है
वो रिजिड है, वो 20 चेयर तो लेगा ही लेगा, वो ना देगा ना लेगा, ठीक है ना इससे ज्यादा देगा ना इससे ज्यादा लेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस कंसेप्ट की बात कर रहे हो तो आपने एक कमरे में 20 चेयर लगा दी, अब उसमें चाहे बंदे 10 बैठे चाहे बंदे 5 बैठे, वो कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वहां पे 20 चेयर है ही है। अब सुनने वाले चाहे मुझे 10 हैं, सुनने वाले चाहे मुझे 20, मेरा मैटर नहीं, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा कमरा दे दिया जिसके अंदर 20 कुर्सियां लगी हुई हैं। अब भर्ती कितनी है वो डिपेंड करता है कि डेटा कितना आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है जी। ओके, तो अब जब मैंने, अब उसके बाद मैंने क्या किया, चलो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शायद आपने कभी की ना हो, तो मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। कंट्रोल सी कर रहा हूं, ओके, कंट्रोल वी कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं प्रिंट जो कर रहा हूं वो ए को कर रहा हूं, सिंपली जस्ट सिंपल, आई एम प्रिंटिंग ए, आई एम प्रिंटिंग ओनली ए। नाउ यू विल ऑब्जर्व व्हाट आउटपुट आई विल गेट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट इनटू दिस केस? हाँ जी, कोई बता सकता है कि क्या आउटपुट आने वाला है इस केस में? I think we did a mistake somewhere. Anyone of you, if you want to tell, please tell me what output I will get into this case. हाँ जी, इस केस में क्या आउटपुट आने वाला है, कोई बता सकता है मुझे? 7th semester learned C++ n number of time, n number of time. In second semester, in first, starting from first semester, second semester, third semester, कुछ बच्चों ने ट्रेनिंग भी C++ में करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्रामिंग, थर्ड सेमेस्टर ऊप्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिक्स सेमेस्टर मेजर प्रोजेक्ट, वो भी C++ में होता है 80%, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हम थोड़ी सी C++ इंप्लीमेंट करते हैं। सेवन सेमेस्टर स्टिल सी। एनीबॉडी टेल मी व्हाट आउटपुट दैट यू विल गेट इनटू दिस सिनेरियो? आई डिड वी मिस्टेक समवेयर, कंट्रोल एस, हमने कहीं पे मिस्टेक किया है, मुझे नहीं पता हमने कहां पे मिस्टेक कर दिया। हाँ जी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है? Who says I am expert into these languages, I am good into the pointer? Please tell me, anyone? Okay, you don't know, I know. What exactly this is? What exactly this is? Can anybody tell me after watching this output what exactly it is? ये सच में? It हाँ is जी, it is address of first element. गाना बोलो उसको ठीक करके। हाँ जी, अब बोलो दोबारा से अनम्यूट करके। Sir, it is the address of the first element. यस, ठीक है जी, ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, यानी कि जब मैंने ए डिसाइड किया, ठीक है जी, जब मैंने ए इनिशियलाइज किया तो उसकी जो स्टार्टिंग मेमोरी है वो ये है, ठीक है जी, वो ये वो ये है, वो ये है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग मेमोरी ये है, तो ये उसकी स्टार्टिंग मेमोरी है 2686668, तो ये उसकी स्टार्टिंग मेमोरी है। तो यहाँ पे उसकी इनिशियलाइजेशन हुई है, यहां से अगर 20 बाइट की मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर 20 जोड़ दो तो जो भी वैल्यू आती है 88, तो यहां से लेकर के वो 88 तक कॉन्जेक्टिव मेमोरी है। ये इसका फीचर है, ये आप सबको पता है कि ये कॉन्जेक्टिव मेमोरी पे चलता है, ठीक है जी। ओके, नाउ आई थिंक एवरीवन क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने एरेज को पॉइंटर के साथ इंप्लीमेंट करना है तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ एवरीवन इज क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगर मैं सिंपल प्रिंट ऑफ ए करता हूं तो क्या है, लेकिन जब मैं प्रिंट ऑफ ए ऑफ 0 करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं 0 इंडेक्स की बात कर रहा हूं और 0 इंडेक्स पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? 1, ठीक है जी। अगर मैं लिखूं, अच्छा अगर मैं लिखूं m% ऑफ a, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट? हाँ जी, व्हाट आउटपुट आई विल गेट इफ आई राइट m% ऑफ a? बड़ी बारीकियों वाले कंसेप्ट है और एमसीक्यूज में बहुत आते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, अब इस केस Sir, वाली है same आएगा sir, वही first सेम element का। पुराना एड्रेस, सेम पुराना एड्रेस, ठीक है जी, सेम पुराना एड्रेस। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 90% बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने सिंपल ए को प्रिंट किया, आई गेट द एड्रेस,
मैंने एम्परसेंट ऑफ ए किया तो मुझे फिर एड्रेस मिला। ये प्रॉपर्टी है। एरे के केस में चाहे तो आप सिंपल ए प्रिंट कर दो, चाहे आप एम्परसेंट ए प्रिंट कर दो, दोनों केसेस में फर्स्ट इंडेक्स का एरे मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स का एरे मिलेगा, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस मिलेगा। बोथ ऑफ द केसेस दैट यू विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस। ठीक है जी, आपको एरे के केस में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, दैट्स इट, ये याद रख लेना। चलो अच्छा, अब आप लोग खुद समझ आओगे, अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग मुझे खुद बताओगे कि सर हाँ जी ये हो सकता है और हमने कभी क्यों नहीं सोचा, आप अपने आप बता दोगे आज। अब मैं शुरू से पहले दिन से बोल रहा हूं, जब से हमने एरे स्टार्ट किया है, कि जो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ना, वो ये जो भी हमें एलोकेट हुआ वो हुआ, उसके बाद क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है। कंसेक्यूटिव होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब अगर मैं 202 घर में बैठा हूं तो अगला घर कितना आएगा, अगर ये 4 बाइट की कंज्यूम कर रहा है तो 206 आएगा, ठीक है ना, अगला आएगा 210 आएगा, एंड सो ऑन समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही होगा ना। अगर मैं सिंपल मोहल्ले की बात कर रहा हूं तो आपके मकान का नंबर 141 है, तो अगले मकान का नंबर 142 होगा ना। तो यहां पे वो जगह लेके बैठा है, वो यहां पे अपनी जगह लेके बैठा है, अगले मकान में जाओगे तो 143 होगा। तो अगर ये मान के चलो राम का है, ये श्याम का है और ये मोहन का है, तो यहां पे मोहन रहता है। अगर मैं 143 की बात करूं तो मैं मोहन की बात कर रहा हूं कि भैया मैं मोहन को प्रोसेस करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे मोहन है कि सोहन है, मेरे पास तो एड्रेस है, मेरे पास तो एड्रेस है। मुझे 143 मकान नंबर में जाना है तो मैं कैसे जाता हूं, अगर मुझे पता नहीं होता मकान कहां पे है, मैं देखता हूं अच्छा ये 141 है, अगला 142 है, अगला 143 है, तो आप किसको ऐड करते जाते हो, आप एड्रेस में एक वैल्यू ऐड करते जाते हो और आगे आगे बढ़ते जाते हो। यानी कि अच्छा ये मुझे जाना है मान के चलो 160 नंबर मकान पे, और आप इस टाइम पे खड़े हो 145 नंबर मकान पे, आप क्या करोगे, ये अच्छा 145 है, अगला कौन सा 146, आपको पता है अब कंसेक्यूटिव आने वाला है, अगला कौन सा 147, अगला कौन सा 148 है, ऐसे करते करते आप 160 पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, यही काम होता है, नॉर्मल लाइफ में यही करते हैं। तो हम सेम चीज यहां पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते भाई। अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस पता है, अगर मैं इसमें एक ऐड करूं तो कितना आएगा, अब यहां पे जब मैं एक ऐड करता हूं तो 146 आता है, लेकिन अगर यहां पे मैं एक ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं 4 बाइट का जंप ले रहा हूं। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि आपको अगर एरे को उसके एड्रेस के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको उस एरे को उस एड्रेस के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, तो आप जब एक का जंप ले रहे हो तो यहां पे एक का जंप लेने का मतलब आप 4 बाइट का जंप ले रहे हो, क्योंकि 4 बाइट की मेमोरी इसको मैंने इसके नाम पे रखी है, और आप बोल रहे हो कि यहां से एक का जंप ले, एक का जंप ले मतलब उस 4 बाइट को छोड़ करके अगले मकान पे चला जा। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो सीरियल होता है 145, 146 एंड 7, लेकिन यहां पे जो कंसेप्ट है थोड़ा सा ये है कि अगर एक मकान की बात कर रहे हो तो वो 4 बाइट्स की बात कर रहा हूं, और ये स्टार्टिंग की पोजीशन है, स्टार्टिंग बाइट की पोजीशन है। तो अगर मैं इसमें एक जंप कर रहा हूं तो मैं अगले मकान पे जा रहा हूं, यहां पे भी 145 पे अगर मैंने जंप किया था 146 पे चला गया था, अगर 146 पे जा रहा हूं तो वहां पे एड्रेस चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे जो एड्रेस चेंज हो रहा है वहां पे एक चेंज हो रहा था, यहां पे एड्रेस जो चेंज होगा वो 4 बाइट का होगा, यानी कि 272, मतलब आगे 72 आ जाएगा, 268672। ठीक है जी, ये आ जाएगा। यही कंसेप्ट है पॉइंटर्स अर्थमेटिक, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पॉइंटर्स अर्थमेटिक। तो इसमें ये कंफ्यूजन बहुत होती है, ये कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन आता है बड़ा लंबा चौड़ा सा, लेकिन उसमें निकलता कुछ नहीं, वहां पे होता है ओके दिस वन इज द एरे एंड द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे इज दिस वन, ये गेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ दिस वन एंड आफ्टर दैट आई इंक्रीमेंटेड बाय 1, ओके नाउ यू विल टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट ओवर देयर। तो वहां पे ऐसे करके होता है 69, 68, ठीक है जी 72 और लेट्स सपोज 80। तो अब जिसको नॉलेज है वहां पे लिखा होता है कि ओके माय मशीन टेक दी 4 बाइट्स and I decide this array, and after incrementing of one value, what output that I will get.
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 72 है। ठीक है जी, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, ठीक है जी, इंट ऑफ एस्टिक साइन ऑफ p इज इक्वल टू a, इसके अंदर a डाल दिया। ठीक है, जब आपने एरे को पॉइंटर में इनिशियलाइज करना है, रेफर करना है, तो वहां पे एम्परसेंट के लगाने की जरूरत नहीं है वो सीधा ही हो जाएगा, वहां पे एम्परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बार चेक करवा देता हूं आपको, क्योंकि कई कंपाइलर इसको कंसीडर वैलिड कंसीडर करते हैं, कई कंपाइलर इसको इनवैलिड कंसीडर करते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये इनवैलिड ऑपरेशन है। ठीक है, अगर इसको वैलिड ऑपरेशन बनाना है तो इस केस में आपको एम्परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मेमोरी दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रिंट करके एक ही वैल्यू दिखाई थी, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी वो दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो मेमोरी आ रही है वो ए के स्टार्टिंग इंडेक्स की आ रही है। नाउ अब पी के अंदर क्या आ गया, पी के अंदर वही लंबा चौड़ा एड्रेस आ गया जिसके एंड में 68 था। तो पी के अंदर ये एड्रेस है। अच्छा, पी के अंदर ये एड्रेस है, सर क्या बात है, बहुत सही बात है, हमें समझ आ गई ये कॉन्सेप्ट। अब अगर सर मैं काम करूं, अब अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं, सर कुछ प्रिंट करना चाहता हूं, कर दो, दिक्कत क्या है, रोका किसने है। लेकिन सर प्रिंट करूं तो करूं क्या, पहले तो सर मैं प्रिंट कर रहा हूं ए, ठीक है जी, करो, रोका किसने आपको। ठीक है सर, ये तो मैं कर ही दूंगा ना ए, ये तो मुझे पता ही है सर कि क्या आने वाला है मेरे पास। सर मैं भूल चुका हूं इसमें क्या था, एक बार फिर से दिखा दोगे। ठीक है जी, एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूं। तो इसके अंदर सर 6664 है, लास्ट वाली डिजिट याद रख लो, 64 है, बिल्कुल ठीक है सर। सर अगर मैंने अब पी कर दिया, सर अगर मैं अब एक काम और करना चाहता हूं, बिल्कुल करो, किसने रोका किसने। सर मैं पी को प्रिंट करना चाहता हूं, तो क्या आउटपुट आएगी। सर जब मैं पी को प्रिंट करता हूं ना, तो ये क्या है, ये तो दोनों सेम आउटपुट है, बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि हमने रेफर कर दिया। अब ललित जी को पता नहीं रेफर क्या है, तो ललित जी एक बार फिर से सुन लें। रेफर का मतलब है कि हमने उसके अंदर उसको रेफर कर दिया, लिंकिंग कर दी बेसिकली, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं। ठीक है जी, अब बिल्कुल ठीक है सर। सर अब मेरे पास ये एड्रेस मुझे पता लग गया है ना, ये एड्रेस मुझे पता लग गया। अब सर मैं पता एक मैं तो पंगा लेने वाला हूं, एक ले लो, रोका किसने है। सर मैं पंगा क्या लेने वाला हूं, मैं अगले मकान पे जाना चाहता हूं जंप करके। चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको, है ना, चले जाओ, कौन रहा है, ये लो, चले जाओ, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन सर यहां पे वैल्यू सेम आई है, यहां पे सर वैल्यू क्यों सेम आई है, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि यहां पे वैल्यू क्यों सेम आई है। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये 2 MCQ में आता ही आता है। हाँ जी सर इस पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हाँ सर जी, ये पहले प्रिंट हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो। यस, ठीक है जी। अब अगर मैं P को प्रिंट करता हूं, तो कोई बता सकता है मुझे आउटपुट क्या आने वाला है, कोई बता सकता है मुझे आउटपुट क्या आने वाला है। मुझे जो आउटपुट आने वाला है वो 68 आने वाला है। ठीक है जी, 68 आने वाला है। तो अब हुआ क्या, अब दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉइंटर अर्थमेटिक। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पे जो जंप है वो 4 का है, यानी कि 64 अगर स्टार्टिंग वैल्यू है तो अगली वैल्यू 68 है। अगर एक का जंप ले रहा हूं, एक का जंप लेने का मतलब 4 बाइट्स का मैं जंप ले रहा हूं, याद रखनी है बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक का जंप लेने का मतलब मैं 4 बाइट्स का जंप ले रहा हूं। और जिन बंदों को ये कंसेप्ट नहीं पता वो मैं उनको बता देता हूं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। अब दोनों में सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ध्यान से सुनना, जब मैं सी आउट कर रहा हूं, P++ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि भैया पहले प्रिंटिंग कर दे, इंक्रीमेंट वाला काम बाद में करियो, सीधा फंडा। सर पहले प्रिंटिंग कर दे, यानी कि P की वैल्यू को प्रिंट कर दे, इंक्रीमेंट जो है वो बाद में, वो तेरा पार्ट है, तू खुद देखेगा, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर P की वैल्यू 5 है तो इस केस में प्रिंटिंग में क्या आएगी, 5 ही आएगी, लेकिन मेमोरी में वो वैल्यू 6 हो चुकी है, मेमोरी में वो वैल्यू
6 हो चुकी है, लेकिन प्रिंटिंग में कितनी आ रही है? प्रिंटिंग में वो 5 आ रही है। पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है जी। अब प्री इंक्रीमेंट सी आउट ऑफ प्लस प्लस पी, इसका मतलब क्या है? पहले इंक्रीमेंट कर, 5 है उसको 6 बना दे, फिर उसके बाद उसको प्रिंटिंग पे ले, यानी कि 5 + 1 दैट इज 6। नाउ दिस आउटपुट वुड बिकम 6। तो ये भी 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, और ये आया है। पता नहीं कौन सी कंपनी का किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट आया था कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको इन चीजों में काम करना है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ओके, नाउ दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अर्थमेटिक्स ऑन पॉइंटर। दैट्स इट। अब आपको पता लग गया कि पॉइंटर कहां ब्लिंक कर रहा है। पॉइंटर इस पोजीशन पे ब्लिंक कर रहा है। तो अगर मैं डी रेफरेंसिंग करूं, ललित जी अब ध्यान से सुन लेना, डी रेफरेंसिंग, अगर सर मैं अब डी रेफरेंसिंग करूं तो मुझे क्या आउटपुट आने वाला है, क्या मुझे दे सकते हो? बिल्कुल, डी रेफरेंसिंग करके देख लो भाई, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या बैठी है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या बैठी है, एस्ट्रिक साइन ओपी करके प्रिंट कर दो, काम हो गया आपका। ये लो कहता है जी 2 बैठा है, ये लो जी 2 बैठा है। अच्छा 2 बैठा है, बिल्कुल ठीक है सर। सर एक और इंक्रीमेंट कर दो, मुझे 3 को प्रोसेस करना है। लो जी, अब क्या वैल्यू आएगी? अब 3 आएगी। लो जी सर एक और कर दो जरा। लो जी, ठीक है जी, एक और इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, एक और इंक्रीमेंट कर देते हैं। लो जी, एक और इंक्रीमेंट कर दिया। अब कौन सी वैल्यू आएगी? अब 4 आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? सर री रेफरेंसिंग कर दी, एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अब 4 आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है? 72 होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। अब आप देखो, आपको अगर इंडेक्सिंग नहीं आती तो आपने पॉइंटर कॉन्सेप्ट से अपने एरे को प्रोसेस कर दिया, और किसी को पता भी नहीं लगा कि हमने एरे को आइटरेट कर दिया। किसी को पता भी नहीं लगा हमने एरे को आइटरेट कर दिया। हमने कोई लूप नहीं लगाई, हमने कोई इंडेक्सिंग यूज नहीं की with the help of this pointer, because arrays are very closely related to pointers. ठीक है जी, आपको एरे अच्छा नहीं लगता, आपको इंडेक्सिंग अच्छी नहीं लगती, आपको पॉइंटर अच्छा लगता है, तो पॉइंटर से आपके सामने प्रोसेस किया। ठीक है, सेम थिंग, यू वांट टू डू नेगेटिव भी हो जाएगी। दिक्कत क्या है? नेगेटिव भी कर दो। ये लो जी, नेगेटिव भी कर दो, तो नेगेटिव कर देते हैं। आगे जा सकते हो तो पीछे क्यों नहीं जा सकते भाई? पीछे भी जा सकते हो। देखो पहले 64 पे आया, फिर 60 पे आया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। 4 का जमा करना है, ये लो 4 को ऐड कर दो। ठीक है, 4 को ऐड कर दो। ठीक है, तो 4 को ऐड कर दिया, 80 पे आ गया। देखो 64 के बाद सीधा 80 पे आ गया, क्योंकि बीच में एक बार इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये फंडा है। ठीक है ना, ये फंडा है। तो 4 का इंक्रीमेंट का करने का मतलब कि आप 4 बाइट्स आगे जा रहे हो, याद रखना। ठीक है ना, 4 बाइट, यानी कि 16 बाइट आप आगे जा चुके हो। ठीक है जी, 16 बाइट, 4 × 4 16, 4 का जंप लिया तो 4 बाइट एवरेज, तो 16 बाइट आगे। ठीक है जी, तभी 80 आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद 2 पीछे जाना है, 2 पीछे जाओ, 2 आगे जाना है, 2 आगे जाओ। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। इवन आई सपोज वी कैन डू द डिवीजन एज वेल। तो लेट्स ट्राई फॉर द सेम, क्योंकि ये कोई मेमोरी नहीं होगी तो वो एरर ठोक देगा। अगर ये मेमोरी होती तो वो एरर, शायद ये नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं आई सपोज। तो शायद ये नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं कर रहा, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आपको अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेमोरी नहीं। अगर ये मेमोरी होती तो फिर शायद वो दिखा भी देता, क्योंकि ये मेमोरी वहां पे है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये है एरेज, अपना पॉइंटर्स अर्थमेटिक, दैट यू कैन परफॉर्म दीज ऑपरेशन। तो मैंने अब इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन होगा। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर मूविंग टू दी हेड, क्योंकि लेटर ऑन हमने इसके ऊपर बहुत काम करना है। इसके काफी प्रोग्राम्स मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फिर एक बार ये रिवाइज हो जाएगा, लेकिन फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज अर्थमेटिक। तो ये भी इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है,
तो गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इंटरव्यू में आओ, इंटरव्यू में पॉइंटर आ गए तो लगा के चलो पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ निकल जाएगा, ये भगवान जाने और ये सामने वाला बंदा जाने, क्योंकि पॉइंटर से आप इतना काम कर सकते हो ना, पॉइंटर से बहुत काम कर सकते हो। ठीक है, आप दिखा दूंगा आने वाले दिनों में, आपको कुछ कुछ चीजें दिखाता रहूंगा, जो जो माइंड में आती रहेंगी आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है जी, ओके। इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज डू लेट मी नो। सर हाँ जी, सर पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह पे फिर सर हम प्री इंक्रीमेंट भी तो यूज कर सकते हैं ना, वो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर बाद में वो पी की वैल्यू करेगा। whatever that you want to do, that's totally depend upon the problem statement to problem statement. तो फिर सर हमने यहाँ पे पोस्ट क्यों किया, फिर प्री कर लेते ना, और हमें एक मैंने एक्स्ट्रा तो लाइन कोड भी लिखना। प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, वो तो आपके ऊपर है, आपको कैसे चलना है। अब कई जगह पे रिक्वायरमेंट है जी पहले इंक्रीमेंट करो फिर वैल्यू प्रिंट करो, कई जगह पे कहते हैं जी एक बार प्रिंटिंग करने के बाद में इंक्रीमेंट करो। ओके वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये तो अब आपके ऊपर है, आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपकी एप्लीकेशन क्या मांग रही है, पोस्ट मांग रही है या प्री मांग रही है ना। तो कई बार क्या होता है कि एक वैल्यू बड़ी दिखाता है, मुझे वो नहीं दिखानी तो पोस्ट करो, लेकिन मुझे एक बड़ी लास्ट वाली बड़ी वैल्यू भी दिखानी है तो प्री कर दो। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी लूप कब टूटी थी, कौन सी वैल्यू पे टूटी थी, तो वहां पे प्री इंक्रीमेंट के साथ हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं देखता, क्योंकि मेमोरी में तो आई की वैल्यू 6 हो जाती है ना जब मैं 5 तक चलाता हूं। समझ रहे हो बात, जब मैं 5 तक चला रहा हूं आई लूप को तो मेमोरी में उसकी वैल्यू 6 होगी। जब मेमोरी में उसकी वैल्यू 6 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लूप ब्रेक होगी, लेकिन वो 6 वैल्यू आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं देखना भी चाहता हूं वो 6 वैल्यू को, तो पोस्ट इंक्रीमेंट से काम, प्री इंक्रीमेंट से काम होगा। ठीक है, तो इस टोटली डिपेंड हुई है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया प्री लगाना है पोस्ट, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर है कि वो किस तरह आपने उसको प्रोसेस करना है। ठीक है जी, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लो बिफोर प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, चलें फिर आगे, थोड़े से और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करें। हाँ जी, चलें आगे जी, ओके। ठीक है जी आपका क्वेश्चन है कोई उपासना जी? ओके, सो मूविंग अहेड, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपने सुन रखे हैं, सबने देख भी रखे होंगे आई सपोज, तो आते भी होंगे ऑलमोस्ट आप सबको, तो नहीं आते तो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। हाँ जी, आपको वो नॉलेज है? प्लीज टेल मी इफ यू वांट टू गिव द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड यू कैन टेक, बट आई थिंक आप सबने पढ़ रखा होगा, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर एंड योर वाइड पॉइंटर, ये इसके बारे में नॉलेज है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। डू यू वांट टू डिस्कस दीज टॉपिक्स और शुड आई मूव अहेड? हाँ ना तो बोल दो यार, ये टॉपिक की डिस्कशन चाहते हो कि शुड आई मूव अहेड? यस सर। यस सर कर लो। नहीं, क्या यस सर का मतलब कि चाहते हो डिस्कशन? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने जो लास्ट वाला प्रोग्राम करवाया है उसमें वैल्यू तो जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंट हो गया 4 बाइट के साथ, जब दूसरी बार ये प्रिंट वाला करवाया। बस हाँ जी इसमें, हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। तो सर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 ही, गार्बेज वैल्यू आएगी 1 आ रही है सर। वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आपने रन किया था पहले 64 नहीं, एड्रेस वो आया तो था, मैं ये देखो ना, वो हो गया। तो मैं पी को प्रिंट कर, एक मिनट अभी देखते हैं, तो इसको सेव करते हैं। तो इस केस में जो आउटपुट आ रही है, अगर मैं इसको, ये तो एरर है, अगर मैं इसको 10 बाइट आगे कर रहा हूँ, ठीक है, 10 बाइट में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो आई सपोज द वैल्यू शुड बी द गार्बेज वैल्यू, गार्बेज होनी चाहिए।
एक वन क्यों दे रहा है? क्योंकि वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पे तो गार्बेज आनी चाहिए। जी सर, मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वो पहले इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है। हम्म, एक मिनट देख लेते हैं, इसको कमेंट करो, इसको भी कमेंट करो, ठीक है, भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये 64 ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें 10 करता हूं, तो जब मैंने इस पे 10 किया तो जो मेरे पास मेमोरी आ गई वो ये आ गई, यानी 10 इंटू 2 10 चौका 40 बाइट मैंने आगे उसको मूव कर दिया। अब जब मैं उस पोजीशन पे प्रिंटिंग करूं तो क्या आना चाहिए? तो ये 1 दे रहा है, तो स्टार्टिंग क्यों दे रहा है 1? ठीक है, एक मिनट, अगर मैं इस पे वो देख ले, वो मैं समझ गया इसका कारण क्या है। देखो जब मैं 2 करूंगा तो वैल्यू 72, एक मिनट, तब भी इतनी आएगी। अगर मैं एक इंक्रीमेंट करूंगा अब वैल्यू बदलेगी। तो आ गई 2, ठीक है जी। और एक काम करते हैं, ये मैं समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 68 होगी, ठीक है। अब अगर 2 करें, ठीक है जी, 72 यार, अब अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है जी, 8 यानी कि 72, 64 4 68 और 72, एक इसका स्टेप लो, एक का लो और एक का लो, 64 68 72 और 76। अगर मैं यहाँ पे +2 कर रहा हूँ तो वो मेमोरी को वही दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर 200 पे यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, ठीक है जी, और प्रिंट मारूं, ये मेमोरी कितनी जा रही है? 64 68 72 और 64। अच्छा, अगर मैं 4 करूं, 80 64, ठीक है। एक काम करना, ये वाला ऑपरेशन आप एक बार टर्बो में इंप्लीमेंट करना, तो शायद वहां पे सही मिलेगी आपको आउटपुट। टर्बो है किसी के पास? हाँ जी, टर्बो है किसी के पास? टर्बो C++ या सी? हाँ जी, नो सर, मेरे पास तो नहीं है। एक बार अगर किसी के पास टर्बो है तो वहां पे एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना, क्योंकि इस ऑपरेशन में ये देखो ना, वो इंक्रीमेंट तो कर रहा है लेकिन वापस उसी पे स्किप कर देता है। तो ये एक मिनट, इसका कारण पता क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लो जी, ये भी हो जाएगा सॉल्व, ये लो, ये मुद्दा हो गया सॉल्व, यही था ना। तो अब P इज इक्वल टू, क्योंकि असाइनमेंट नहीं हो रही वो, P+4, लो जी, अब 90% दिस गिव मी द एक्यूरेट आउटपुट, आई एम 90% श्योर, यस। ठीक है जी, पता क्या दिक्कत हो रही थी?
अब हुआ क्या, पॉइंटर इधर ही खड़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे ही खड़ा है। ये भी चलो एक एमसी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये आएगा आपको टेस्ट में। मैंने p+4 किया तो वो जंप तो ले गया, लेकिन असाइनमेंट कहीं नहीं हुई, असाइनमेंट कहीं नहीं हुई, ठीक है ना, वो असाइनमेंट कहीं नहीं हुई। तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जब हम लो जी, एक क्वेश्चन आया था कि जब हम ये करते थे तो हो क्यों नहीं रहा था सर, है ना। शायद किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर वो 2 का क्यों नहीं जंप ले रहा था। तो अब ये क्या है, अब ये हुआ क्यों नहीं इसका भी आंसर अभी आपको दे देता हूं। अब यहां पे इंक्रीमेंट तो मैंने कर दिया, लेकिन असाइनमेंट कहीं पे नहीं है। इंक्रीमेंट तो मैंने कर दिया, लेकिन असाइनमेंट कहीं पे नहीं है। अब इस ऑपरेशन को अगर आपको परफॉर्म करना है तो इसमें करना पड़ेगा i = i+2, ठीक है। और सेम फंडा वही हो रहा था, इंक्रीमेंट तो हो रहा था, लेकिन वो स्टोरेज कहीं पे नहीं हो रही थी, असाइनमेंट कहीं पे नहीं हो रही थी। यहां पे क्या था, जब हम ये करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट कर दे वैल्यू को और मेमोरी में स्टोर भी कर दे। तो इस ऑपरेशन को आपका जो C++ का कंपाइलर है वो इस कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट करता है। लेकिन जब हम करते हैं सिर्फ i+2, इसका मतलब क्या हुआ, या p+4 या p+2, इसका मतलब क्या हुआ, उसने इंक्रीमेंट तो कर दिया भाई, उस टाइम तो उसने दिखा दिया, लेकिन वो वापस उसी पोजीशन पे खड़ा है, क्योंकि ये स्टोर कहीं नहीं हुआ, ये असाइन कहीं नहीं हुआ, तो आपको इसको असाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, एवरीवन क्लियर अबाउट इट। हाँ जी ये कंसेप्ट, हाँ जी सर इसका मतलब कि अगर हम सिंगल इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि p++ करते हैं, उसको असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन उसमें अब असाइनमेंट दो, करने, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर वो समझ लेता है कि हाँ ये असाइन भी हो रहा है और मेमोरी में, क्योंकि ये आपका स्पेशल ऑपरेटर है ना ये, यस सर, ठीक है, ये स्पेशल ऑपरेटर है। ये कह रहा है कि भाई इंक्रीमेंट भी कर दी और मेमोरी असाइन भी, स्टोर भी कर दी, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना, असाइनमेंट तो कहीं पे हो ही नहीं रही, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे भी जो हमारी एरर आ रही थी वो इसी चक्कर पे आ रही थी। तो यहाँ पे i = i+2 करके देखना, शायद ये चल जाएगा। अगर ये लेता होगा तो ये 100% चलेगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। अब जब इतना डिस्कशन किया है तो आई सपोज इसको भी एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि ये हो क्यों नहीं रहा। तो ये इस क्वेश्चन का डाउट अभी मिला है। कब कई बार ऐसे होता है, देखो ये नहीं चलता, आपको याद होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करता था, है ना, आप लोगों को याद होगा जब हमने ये किया था, किसी ने क्वेश्चन भी किया था और मैंने उसको आंसर भी दिया था कि ये यहाँ पे लेता नहीं है ये, लेकिन कई बार टर्बो में जब हम करते थे तब हो जाता था। तो अभी देख लेते हैं एक बार। तो जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं तो अभी देखना ये एरर फेंक देगा, देखा, सॉरी, यहाँ पे जो एरर है वो इनिशियलाइजेशन की है, तो इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब लेकिन अभी इसी चीज को इंप्लीमेंट करना है तो i = तो ये 5 तक के इवन नंबर आपको दे देगा। आई होप दिस शुड बी वर्क, यस, ये लो जी, बाकी वो खाली दे रहा है, वो बाकी वो मेमोरीज दे रहा है नीचे वाली की। तो यहाँ पे जो आउटपुट है 0 to 4, यानी कि अगर मेरे को इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं 10 तक के, ठीक है जी, तो विदाउट यूजिंग एनी इफ कंडीशन, तो यहाँ पे i = i+2 करना पड़ेगा ये लो, ठीक है जी, 2 4 6 8। नाउ क्लियर टू एवरीवन दिस आइडिया। यस सर। सर अभी एक लास्ट बात और इसके रिलेटेड, हाँ जी, कि सर आपका कि वो टर्बो सिम में तो चल जाता है, तो उसमें क्या वो खुद से असाइन कर देते हैं वैल्यू? शायद ये टर्बो में भी ना चले, ओके हाँ ये शायद टर्बो में भी ना चले, क्योंकि असाइनमेंट कहीं नहीं ना हो रही, ओके ठीक है, असाइनमेंट कहीं नहीं हो रही। एक बार ट्राई कर लेना तो होपफुली वो नहीं चलेगा, टर्बो में भी नहीं चलेगा, क्योंकि असाइनमेंट नहीं हो रही ना। क्योंकि स्कोप्स का भी चक्कर होता है, आपको पता होगा कि इसकी भी अहमियत है, अगर मैं कर रहा हूं तो इसकी भी बहुत अहमियत है। तो हो सकता है कि वो ना चले, यहां तक मुझे लगता है कि टर्बो में भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो ये डाउट है ना, हम वाई लूप से कर लेते थे, तब शायद ये डाउट है, हम वाई लूप से कर लेते थे विदाउट यूजिंग इफ कंडीशन, हम i+2 कर देते थे। तो मुझे भी शायद लगा कि हाँ यहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत साल पहले किया था। तो इमीडिएटली उस दिन किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा, तो मेरे को भी लगा कि हाँ शायद ये टर्बो में चल जाए। तो मैंने आपको बोला भी था एक बार चेक कर लेना, लेकिन आज उसका एप्रोप्रिएट आंसर मिला, ये टर्बो में अगर चल नहीं रहा तो क्यों नहीं चल रहा,
यहाँ पे भी अगर ये चल नहीं रहा तो क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका कारण क्या है कि वो डीरेफरेंसिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम इंक्रीमेंट तो कर रहे थे लेकिन स्टोरेज कहीं पे नहीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको एमसीक्यू के लिए भी। तो ये ना यहाँ पे हम फटक से आंसर देते थे भैया p + 4 68 + 4 72, तो फटक से हमने 72 पे क्लिक कर देना था, वो गलत आंसर था। तो वो आंसर क्या था, 68 ही था। तो हमें तो लगता था सर हम गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन कंपाइलर कहता कि बेटा तू गलत है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आंसर हमें आज मिला है एक और एमसीक्यू के लिए। तो ये चीज थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी, ये प्रैक्टिस से है भाई, ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें, तो याद रखना। ठीक है जी, ओके। तो मूविंग हेड, ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। अगर किसी का कोई डाउट है अभी भी तो एक बार मेरे से पूछ लो, फिर मैं उसके बाद आगे वही जो आपका क्वेश्चन था कि सर नल पॉइंटर, डेंगलिंग और वाइल्ड पॉइंटर क्या है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी, आई थिंक वी शुड मूव अहेड, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि काफी डिले हो चुके हैं। ओके, सो आपने अभी पूछा सर हमें नल पॉइंटर नहीं आता, डेंगलिंग पॉइंटर नहीं आता, हमें वाइल्ड और वाइड में डिफरेंस अभी थोड़ा शक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या आप उसको क्लियर कर दोगे? बड़ी आसान सी चीजें हैं, दिखने में ही अटपटी हैं लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब क्या होता है? नथिंग। नल का मतलब क्या होता है? नथिंग। नथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर किसी की रेफरेंस नहीं है, जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, उसको हम बोलेंगे नल पॉइंटर। कैसे? int asterisk साइन ऑफ p इज इक्वल टू नल। तो नल, ये नल पॉइंटर है। द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नथिंग, ए पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू नथिंग, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंटर। यानी कि ये किसी का एड्रेस नहीं लेके बैठा, एक ऐसी जगह जो अभी तक किसी ने अपना मकान बनाया ही नहीं, दैट्स इट। एक ऐसी जगह यहां पे किसी ने अपना मकान बनाया ही नहीं तो वो नल पॉइंटर है। जब कोई ले लेगा उसको, जब कोई ले लेगा उसको, तो वो नल पॉइंटर नहीं रहेगा। ले लो जी, अब ये ए के नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है, अब ये नल पॉइंटर नहीं रहेगा। दिस इज वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ द नल पॉइंटर। अब उसके बाद अगला आता है डेंगलिंग पॉइंटर। डेंगलिंग का मतलब क्या होता है? लटका हुआ। ठीक है जी, डेंगलिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करूं तो इसको मतलब बोलते हैं लटका हुआ। तो ये डेंगलिंग पॉइंट है, लटका हुआ पॉइंटर है। लटका हुआ मतलब ना इस तरफ का ना इस तरफ का, ना तो वो इस तरफ का है ना तो वो इस तरफ का, बीच में कहीं लटक गया। यानी कि कोई ऐसी मेमोरी जिसका ना कोई अता है ना कोई पता है, एक ऐसी जमीन जिसका ना कोई बाली बारस है ना कोई पता है किसकी है, गवर्नमेंट की है या किसी पर्सनल की है, किसी का कुछ नहीं पता, तो उसको बोलते हैं डेंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि डेंगलिंग पॉइंटर बनता कैसे है? डेंगलिंग पॉइंटर बनता है 3 कारण की वजह से। डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है जी, मेमोरी डी एलोकेट होगी। एक मैंने मेमोरी थी वो मैंने डिलीट कर दी, लेकिन मेरा स्टिल प्रोग्राम उसी पे हिट मार रहा है, मेरा प्रोग्राम स्टिल उसी पे हिट मार रहा है, तो उसको बोलेंगे डेंगलिंग पॉइंटर। यानी कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेंगलिंग पॉइंटर ऐसा पॉइंटर है, लटका हुआ पॉइंटर, जिसका अता नहीं पता नहीं, पता ही नहीं है किसका है, लेकिन कुछ है। ठीक है जी, कुछ है लेकिन पता नहीं है किसका है। यार म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो अपने, यार म्यूट कर लो प्लीज, यू म्यूट इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, तो डेंगलिंग का मतलब ये हो गया, अगर मैं उसकी शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में उसकी कन्वर्जन करूं। अब बनता कैसे है? 3 केसेस में बनता है। द फर्स्ट केस इज डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। दूसरे जो इसका बनने का कारण है, तो इसका दूसरा बनने का कारण था फंक्शन कॉल में, ओके, रनिंग लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन कॉल। ठीक है, तो दूसरा जो इसके बनने का कारण है वो ये है। ठीक है, तीसरा जो इसके बनने का कारण है वो ये है, वेरिएबल गोइंग आउट ऑफ स्कोप। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से डेंगलिंग पॉइंटर बनते हैं, यानी कि लटके हुए पॉइंटर बनते हैं
जिनका कोई बाली बारस नहीं है, जिनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सर क्या आप हमें बता सकते हो कि ये बनते कैसे हैं? आपने ये तो बता दिया कि पहला कारण तो ये हो गया कि डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, दूसरा कारण हो गया रनिंग लोकल वेरिएबल इन फंक्शन कॉल्स, तीसरा जो कारण हो गया वो ये हो गया आउट ऑफ स्कोप। तो ये 3 कारण की वजह से डैंगलिंग पॉइंटर बनते हैं। डैंगलिंग का मतलब सबको समझ आ गया, लटका हुआ पॉइंटर। लटका हुआ पॉइंटर मतलब क्या है? कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन जो किसी को पॉइंट नहीं कर रही, या कोई ऐसी जगह जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं लेकिन वहां पे कोई एड्रेस है ही नहीं। जैसे आप लोग करते हो ना, गलत एड्रेस दे देते हो कि हमारे घर पे चिट्ठी आए ना, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपने एड्रेस दिया, मेरे पास एक अपडेटेड एड्रेस है लेकिन वो एड्रेस है ही नहीं, एक्चुअल में वो एड्रेस है ही नहीं। तो वो कंडीशंस बनती है डैंगलिंग पॉइंटर की। ठीक है, टेक्निकली कैसे बनती है? तो पहला पॉइंट क्या है? डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। अब डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, अब इसमें कैलोक मैलोक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, छोटा सा, तो बाद में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ वर्ड्स को एंजॉय करो। ठीक है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप वर्ड्स को एंजॉय करो। ठीक है, मैलोक, ठीक है, साइज ऑफ इंट, ऐसे करके हम क्या करते हैं, ये डी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या है? लेटर ऑन हम इसको इन डेप्थ करेंगे, यानी कि वो मेमोरी जो हीप में है, स्टैक में नहीं है। वो मेमोरी जो हीप में है, स्टैक में नहीं है। अब हीप वो आपके डेटा स्ट्रक्चर वाला हीप नहीं है। हीप का मतलब क्या है कि अगर ये मेरी पूरी मेमोरी है 8 GB, ठीक है ना, अब जब मेरा प्रोग्राम चल रहा था स्टैक को एलोकेट होगी 2 GB। ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो। अब टोटल मेरे पास कितनी बची है? 6 GB। और ये जो बची हुई मेमोरी है 6 GB, कहता है ये प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये मेरी फ्री मेमोरी है। लेकिन मैं जो अपने ऑब्जेक्ट्स है यहां पे डिफाइन करना चाहता हूं इस बची हुई मेमोरी के अंदर, तो मुझे कौन सा कंसेप्ट करना पड़ेगा? मुझे डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बनती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ मैलोक, कैलोक एंड रीएलोक, सी की भाषा में। लेटर ऑन वी विल कम टू दिस पॉइंट। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं डैंगलिंग पॉइंटर बनने का कारण क्या है। ठीक है जी, अब मैंने क्या कर दिया एक पॉइंटर था, ये मेरा पी एक पॉइंटर है। अब मैंने क्या कर दिया? फ्री कर दिया पी को, यानी कि ये मेमोरी डिलीट कर दी, ये वाली मेमोरी डिलीट कर दी जो हीप के अंदर था। अब ये जो पी है, ये जो एस्टिक साइन ऑफ पी है, ये क्या बना गया? ये बन गया मेरा डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है जी, ये मेरा डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। यानी कि मैंने इसके आगे कोड लिखा हुआ है, अब मेरा कोड कहीं ना जाके वो पी को प्रोसेस कर रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी डैंगलिंग पॉइंटर की, क्योंकि मैं पी को तो प्रोसेस कर रहा हूं लेकिन मैंने उसको फ्री कर दिया। ठीक है ना, पी तो मेरे कोड में एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, पी मेरे कोड में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये लाइन चलने के बाद मैंने फ्री कर दिया पी को। ठीक है जी, यानी कि अब मैं सोच रहा हूं कि पी कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, कोई ऐसी लोकेशन पे हिट कर रहा है। मान के चलो ये आप हो, ठीक है, आप पहले रहते थे यहां पे, ठीक है, ये आपका मकान नंबर था। अब जो मेरे पास एड्रेस है वो आपका ये है, यानी कि मैं इस बंदे को जानता हूं जो यहाँ पे रहता है। लेकिन हुआ क्या, ये गवर्नमेंट की 1444 आपका मकान नंबर है। अब हुआ क्या, ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली प्लेस, क्योंकि यहाँ पे हाईवे निकलना था, तो अब ये जगह है ही नहीं, अब ये हाईवे है। लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मेरे माइंड में ये चल रहा है कि जो पी है वो 10444 मकान नंबर में रह रहा है। अब मैं लेटर उसको वहां पे भेज रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से यही मान के चल रहा हूं ना कि वो यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर हिट कर रहा हूं। लेकिन अब ये कोई जगह है ही नहीं, अब तो ये हाईवे बन चुका है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। और किस तरह से बना? डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी से। ठीक है, क्योंकि नीचे कोड तो है ही, नीचे कोड मान के चल रहा है कि पी कुछ ना कुछ है और पी के अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन पी तो कहता जी मैंने फ्री कर दिया, मैंने उसका लिंक तोड़ दिया, लेकिन पी की एग्जिस्टेंस तो है ना खुद मेमोरी में। अब जब मैं पी की बात कर रहा हूं तो वो मेमोरी में ऐसे स्टोर हो रहा है। अब ये लेके बैठा है हीप का एड्रेस, लेकिन पी का अपना एड्रेस तो है ही ना। अब मैं इस एड्रेस पे जाके बोल रहा हूं कि बेटा ये हीप का एड्रेस दे दे, लेकिन ये तो कहता मेरे पास ऐसा कोई लिंक बचा ही नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है जी कैसे बना? डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। अब जब मैं ये कॉन्सेप्ट कर दूंगा, ये लाइन चलने के बाद, ठीक है जी, P इज इक्वल टू नल, तो इसका अब जो डैंगलिंगनेस है वो खत्म होगी। यानी कि पहले कहता जी इसको पॉइंट कर रहा था, मैं ये एज्यूम करके चल रहा था, फ्री करने के बाद वो लिंक टूट गया, लेकिन मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये इस मेमोरी को हिट कर रहा है। लेकिन अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो मैंने यहां पे नल डाल दिया। अब मुझे सब स्पेसिफाई हो गया कि देयर इज नो सच टाइप ऑफ मेमोरी विच इज एलोकेटेड टू दिस।
यानी कि इसको ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं है जो ये लेके बैठा है। तो अब जब मैंने ये कंडीशन को इंप्लीमेंट कर दिया तो इट बिकम नो लॉन्गर डेंगलिंग, तो अब ये और डेंगलिंग नहीं रहा, लेकिन यहां तक ये डेंगलिंग पॉइंटर था, ठीक है। और ये पूरे सिनेरियो को बोलते हैं डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, जिसकी वजह से ये डेंगलिंग पॉइंटर बना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया फर्स्ट मैकेनिज्म। 3 तरह से बनता है, एक तो हो गया डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, रिटर्न लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन कॉल। अच्छा, तो ये है अपना दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। लगा के चलो ये मेरा फंक्शन है, माई फंक्शन, ठीक है जी, जो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। पॉइंटर रिटर्न करने का मतलब वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है। लेटर ऑन हम फंक्शन वाले कंसेप्ट भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जी। अब ये 34 है और ये जो रिटर्न कर रहा है ये m% ऑफ a रिटर्न कर रहा है। तो ये एक मेरा फंक्शन है, वेरी सिंपल। अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो डोंट वरी अबाउट इट, लेटर ऑन दिस पॉइंट। तो ये मेरा फंक्शन है, उस फंक्शन की रिटर्न टाइप पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, यानी कि वो a इंटीजर ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये फंक्शन कॉल है, ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक पॉइंटर डिफाइन किया int ptr इज इक्वल टू, जिसके अंदर माई फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो इसके अंदर जो मेमोरी आई वो ये आई, ठीक है जी, इसके अंदर जो मेमोरी आई वो ये आई। अब यहां पे जो मैंने किया, प्रिंट ऑफ डी एस्टिक साइन ऑफ ptr, ठीक है जी, एस्टिक साइन ऑफ ptr, और रिटर्न हो गया 0। तो ये मेरा एक छोटा सा यूज केस है, इसको समझने के लिए। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस कॉन्सेप्ट की तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो बात होती है, हमारा जो सी चलता है वो स्टैक के थ्रू चलता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है जी, ये सबको पता होगा। अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको बहुत जल्दी से कवर कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये आप खुद पढ़ो, नेट से सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स पढ़ो, बुक्स में सब मिल जाएगा। जब भी हम कोड चलाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोड चलाते हैं तो सबसे पहले एक मेमोरी रिजर्व होती है, जिसके अंदर आपका मेन प्रोग्राम होता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन की कॉलिंग कहाँ पे होती है, वो स्टैक के अंदर होती है, ठीक है जी, यानी कि ये फंक्शन स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट हुआ। अब स्टैक के अंदर जब ये इंप्लीमेंट होता है अपना काम खत्म करने के बाद, यानी कि अगर स्टैक में भी ये इंप्लीमेंट हुआ तो इसको मेमोरी मिली, ठीक है जी, इसको मेमोरी मिली स्टैक के अंदर। अब ये मेमोरी इंप्लीमेंटेशन हुई, इसने अपना काम कर दिया। अब इसने अपना काम करके रिटर्न कर दिया एड्रेस ऑफ पी, यानी कि पी का एड्रेस उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, सॉरी ए का एड्रेस उसने रिटर्न कर दिया। अब जब ये स्टैक में चला था तो मान के चलो कि इसको जो मेमोरी मिली है वो 202 मिली है, जिसके अंदर उसने ए को स्टोर किया था और ए के अंदर 34 को स्टोर किया था। अब ये फंक्शन का काम क्या है, इसने ये मेमोरी रिटर्न कर दी, ठीक है, इसने ये मेमोरी रिटर्न कर दी, ठीक है, इसने ये मेमोरी रिटर्न कर दी। अब जब ये मेमोरी रिटर्न हुई तो ये हमें पता है कि जब स्टैक की इंप्लीमेंटेशन होती है तो जब ये अपना काम खत्म हो जाता है, यानी कि ये फंक्शन कॉल खत्म हो जाती है, तो ये मेमोरी रिलीज कर देता है। ये स्टैक की प्रॉपर्टी है, ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको डी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली करता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैक में चलता है, स्टैक में चलने के बाद ये मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। जब ये डी एलोकेट हुआ, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने तो बोल दिया भैया ए 202, यानी कि 202 पे ये मैं रिटर्न कर रहा हूं, यानी कि 202 एड्रेस रिटर्न कर रहा हूं। जब ये चीज यहां पे कॉल हुई, ये चीज इंप्लीमेंट होगी, ये स्टैक में इंप्लीमेंट हुई। जब स्टैक में इंप्लीमेंटेशन होने के बाद इसकी सारी की सारी मेमोरी रिलीज होगी, यानी कि ए की मेमोरी भी रिलीज होगी। लेकिन ये क्या मान के चल रहा है, ये लाइन यही मान के चल रही है कि वहां पे कोई ए की मेमोरी है जिसमें एड्रेस ऑफ ए का मेरे पास आ जाएगा, यानी कि ये 34 वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो लाइन है इस टाइम पे, ये जो सिनेरियो क्रिएट कर रही है, ये डेंगलिंग पॉइंटर का सिनेरियो क्रिएट कर रही है, ठीक है। डेंगलिंग पॉइंटर का सिनेरियो मतलब कि फंक्शन जब चलता है तो वो स्टैक में चलता है, अपना काम खत्म करने के बाद वो मेमोरी को रिलीज कर देता है। मेमोरी को रिलीज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस एड्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे को यहां से रिटर्न हुआ था। लेकिन मेरा कंपाइलर क्या कहता है कि भैया मैं तो स्टैक में चला था,
कि मेरे स्टैक में चलने के बाद ये जो लोकेशन है ये डिलीट हो चुकी है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिटर्न लोकल वेरिएबल इन फंक्शन कॉल, ठीक है ना। तो जब लोकल वेरिएबल को, ये लोकल वेरिएबल है, जब मैं लोकल वेरिएबल को फंक्शन कॉल में से रिटर्न करवा रहा हूं और उसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं या उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो एड्रेस ही नहीं अवेलेबल। क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि वो स्टैक में इंप्लीमेंट हुआ था। और स्टैक में इंप्लीमेंटेशन होने का मतलब क्या है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको शायद नहीं समझ आया होगा। जिनको इनके बारे में पता है कि स्टैक में चलता है सब कुछ, उनको ये बड़ा इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा जब आप स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स का प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से बनाते हो तो वो स्वैप करके आपको रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब आप उसको पॉइंटर की मदद से बनाते हो, यानी कि रेफरेंसिंग की मदद से बनाते हो, ठीक है ना, आप वहां से एड्रेस रिटर्न करते हो और वो डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तब वो स्वैपिंग करके दे देता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन यहां अभी के लिए ये छोटा सा आपका कंसेप्ट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज तो काइंडली गो गूगल एंड रिटर्न अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ C++ की वो काम कैसे करता है, स्टैक की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, हीप की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, ठीक है। लेकिन जिनको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिनको स्टैक के बारे में पता है, इंप्लीमेंटेशन के बारे में पता है, उनको ये कंसेप्ट बड़ा इजीली क्लियर हो गया होगा। लेकिन जिनको इसके बारे में दिक्कत है, अब मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी सारी डाइवर्जन, सारा टॉपिक ही डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आने वाले दिनों में मैं कुछ कुछ चीजें इसकी इंप्लीमेंट आपको करके दिखाता रहूंगा, प्रैक्टिकल आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन फॉर दिस ऑफ पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि वो होता कैसे है, तो कुछ इस तरह से होता है। तो इस कंडीशन को भी हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर, यानी कि डैंगलिंग, लटका हुआ पॉइंटर, ठीक है। मैं कहीं पे हिट तो कर रहा हूं लेकिन उस पॉइंटर पे वो एड्रेस ही नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड रीजन। और इसका एक और रीजन था, थर्ड रीजन, ठीक है जी, वेरिएबल गोइंग आउट ऑफ स्कोप। ये भी वही कंसेप्ट है, स्टैक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, स्टैक का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने लिखा इंट p, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, i0, ठीक है जी, i0 कर दिया। ptr के अंदर मैंने क्या किया, i डाल दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे इन ब्रेसेस को बंद कर दिया। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ, ठीक है जी, एस्टिक साइन ऑफ ptr को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने %d नहीं लिखा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0, ठीक है। ओके, तो ये मेरा कोड है। तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि क्या होने वाला है? हाँ जी, देखो ये ब्रेसेस अलग है, ये तो मेन ब्रेसेस है, और इसके अंदर मैंने दो खाली वैसी ब्रेसेस लगा दी। तो ये भी वही कंसेप्ट है स्टैक का। जिसको तो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पता है वो तो आंसर कर देगा इसका। एनीवन जिसको पता है किसी को ये मेमोरी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो तो आंसर कर देगा, बड़े आराम से कर देगा। हाँ जी, एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? ये भी एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन भाई, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सोच लेते हैं। अब देखो ये कर्ली ब्रेसेस जब भी स्टार्ट होती हैं तो एक स्कोप स्टार्ट होता है। ये स्कोप स्टार्ट हुआ, स्कोप एंड हुआ। तो जब भी ये कर्ली ब्रेसेस हुई तो ये सेम फंडा है, स्टैक के अंदर चला गया। जैसे ही इसका ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुई उसको मेमोरी एलोकेट होगी, जैसे ये दो लाइनें हुई उसको मेमोरी एलोकेट हुई, जैसे ये लाइन क्लोज हुई तो उसको मेमोरी डी एलोकेट होगी। अब बात वही है इसमें भी, अब इसमें भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। तो वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, स्कोप का मतलब क्या है कि ये स्कोप से बाहर ही हो गया। यानी कि आई नाम का वेरिएबल स्टार्ट हुआ था, होते ही अपना काम करने के बाद वो डी एलोकेट हो गया। लेकिन मैं किसको हिट मार रहा हूं, मैं तो उसके बाद भी उस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट कर रहा हूं, लेकिन वो वेरिएबल का एड्रेस है ही नहीं। ओके, तो दिस वन इज द सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको इसको सिंपल मैनर में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट भी। ये एमसीक्यू में शायद किसी ने देखा भी हो क्वेश्चन, जिसने कभी अटेम्प्ट किए हो तो उसने शायद इस तरह का क्वेश्चन भी देखा हो कि व्हाट आउटपुट दैट यू विल गेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे एक वेरिएबल लिया a=5। नॉर्मल वे से दिखाता हूं, कोई पॉइंटर यूज नहीं करूंगा। तो ये मैंने एक स्कोप ओपन किया, ठीक है जी, और ये मैंने स्कोप क्लोज कर दिया। ये मेरा नॉर्मल स्कोप है, ठीक है,
ये मेरा एंड वाली स्टेटमेंट नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो नीचे वाली है वो नीचे वाली यही है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा स्कोप स्टार्ट हुआ, स्कोप क्लोज हुआ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं ये कट करके, यहां से कट करके यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब शायद आपको ये भी डाउट ना रहा हो, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन मेन के अंदर है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 किया, ठीक है जी। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट f ऑफ परसेंटेज d, ठीक है जी, स्लैश n कोमा x, ठीक है जी। x को प्रिंट कर रहा हूं और यहां पे भी मैं, ठीक है जी, a को प्रिंट कर रहा हूं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट? क्या मुझे कोई बता सकता है कि मुझे क्या आउटपुट आने वाला है? ऑप्शन होती है वहां पे, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शन नंबर ए, अच्छा आप लोगों ने बताना है, सिर्फ 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, यू विल गेट आउटपुट दैट इज द 5 5। ऑप्शन नंबर बी, you will get output only 5, okay। ऑप्शन नंबर सी, that you will get output compile error, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी, none of these। प्लीज select your option and write the option into the chat window। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी ऑप्शन को चैट विंडो पे लिखो। you have 4 option, whatever the option that you feel comfortable, please simply write the option। the option number A 5 5, B 5, C compile error, D none of above। Can anybody tell me what output that I will get? Compile error, okay। Anyone else? What about others? B only 5, okay। What about others? हाँ जी, बाकियों का क्या आंसर है? बाकी है ही नहीं कि चले गए? एक एक करेक्टर ही प्रेस करके एंटर करना है। ओनली 5, ओके। अनदर? हाँ जी, अनदर? बस, ओके। बाकी बाकी क्या, सो गए सब? चलो, क्योंकि जब टफ कॉन्सेप्ट आते हैं तो सब थोड़ा सा तिल मिलाते हैं। एनीवेज, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कंपाइल्ड एरर, ठीक है जी। और अब आप देखो ये कंपाइल्ड एरर क्यों है, क्योंकि ये जो है, ये जो मेरा कोड है, कहां गया है? ये कोड है, ठीक है। अब हुआ क्या, कॉन्सेप्ट सेम है जी, ये कॉन्सेप्ट सेम है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैक का है। जैसे ये कर्ली ब्रेस ऑन हुई, स्टैक में एक मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है जी। इसने अपना काम किया, ठीक है जी। एक्स को एक मेमोरी एलोकेट की, उसके अंदर 5 डाल दिया। जैसे ये कर्ली ब्रेस क्लोज हुई, इसने अपना काम करने के बाद इस मेमोरी को डिलीट कर दिया। जब इस मेमोरी को डिलीट कर दिया, ठीक है जी, और उसके बाद मैं उस एक्स को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस एक्स का तो अब कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, इस एक्स की कोई एग्जिस्टेंस रही नहीं। तो जब इस एक्स की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे प्रिंट कर सकता हूं? तो कंपाइलर है कि भैया जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको कैसे तेरे को दिखा दूं, क्योंकि ये स्कोप के अंदर था। जो भी चीज स्कोप के अंदर आती है उसको मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी एलोकेट होने के बाद वो मेमोरी ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये कारण है, इसके अंदर जो एरर आएगी वो कंपाइल एरर आएगी, और इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो मेमोरी कॉन्सेप्ट है। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो स्टैक इंप्लीमेंटेशन इन सी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या C++ का। चलो, तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज द अनदर स्कोप। तो इसमें पॉइंटर के साथ इंप्लीमेंट करोगे तो अगेन बन जाएगा दैट इज द वेरिएबल आउट ऑफ रेंज, ठीक है जी। तो ये आपके हो गया डैंगलिंग पॉइंटर, 3 तरह से बनता है। वन इज द डी एलोकेशन मेमोरी, दूसरा था फंक्शन आउट ऑफ कॉल, तीसरा था ये स्कोप, वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। तो ये 3 तरीकों से बन रहा था। एक था हमारे पास नल पॉइंटर, एक था हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर, और जो बाकी 2 हैं वो बड़े आसान से हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ठीक है जी। उसके बाद है वाइड पॉइंटर, और यू कैन से दी जेनरिक पॉइंटर, ठीक है। इसको जेनरिक भी बोल देते हैं और वाइड पॉइंटर भी बोल देते हैं। बड़ा बड़ा मजेदार पॉइंटर, बड़ा यूजफुल सा पॉइंटर है। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। सर डैंगलिंग पॉइंटर कभी कभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते बन जाता है, या इसका यूज भी होता है कहीं? नहीं, प्रोग्राम इसका यूज क्या होगा? ये तो एक तरह से एरर ही है ना, एक तरह से देखा जाए। ओके सर। यूज तो ऐसा इसका कोई भी नहीं होगा, ठीक है। एक मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल,
दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे मेमोरी और कैसे लीक हो रही है। ठीक है, बहुत साल पहले किया था कोड, मुझे भी याद नहीं है कि वो सही चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन उस टाइम तो बड़ा अच्छा चल गया था। तो आपको दिखा दूंगा वो कॉन्सेप्ट, मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली कैसे मेमोरी लीक हो रही है, कहाँ से कहाँ मेमोरी लीक हो रही है। ठीक है, ओके। तो अब अगला है अपना जो नेक्स्ट है, दैट इज दी वाइड पॉइंटर और यू कैन से दी जेनरिक पॉइंटर। ठीक है, तो मैं जब से शुरू से आपको बोल रहा हूं जेनरिक कोड करो, जेनरिक कोड करो, जेनरिक कोड करो, जेनरिक कोड करो। जेनरिक का मतलब क्या है कि ऐसा कोड जो सबके लिए फिट बैठ जाए। ऐसा ना हो कि कस्टमर 1 आ रहा है उसके लिए कोडिंग अलग है, कस्टमर 2 आ रहा है उसके लिए कोडिंग अलग है, कस्टमर 3 आ रहा है उसके लिए, ऐसा नहीं होता। एक ही कोड होता है, वो इस तरह से इंप्लीमेंटेड होता है कि कस्टमर 1 है उसके लिए भी है, 2 है उसके लिए भी। दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, जो पहला कस्टमर है वो 5 प्रोडक्ट खरीदा है, दूसरा 10 प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो दोनों के लिए कोड सेम है लेकिन आउटपुट दोनों की अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ऐसा को बोलते हैं हम जेनरिक, इसको बोलते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब जेनरिक पॉइंटर क्या है? ठीक है ना, जेनरिक पॉइंटर क्या है कि ऐसा पॉइंटर, या उसको वाइड पॉइंटर भी बोल देते हैं, ऐसा पॉइंटर जो अपने आप को बोलते हैं ना उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर ले, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या, अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होगा, सर्दी गर्मी तो होने वाली नहीं है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा वो इंट होगा, फ्लोट होगा, ठीक है जी, कैरेक्टर होगा, बुलियन होगा। तो कहता जैसा डेटा है उसी तरह से मुझे को बना दे। अगर इंट डेटा है तो मैं इंट की तरह बिहेव कर दूं, फ्लोट डेटा है तो मैं फ्लोट की तरह बिहेव कर दूं, कैरेक्टर डेटा तो कैरेक्टर की तरह बिहेव कर दूं, वेरी सिंपल। तो कहता मैंने एक जेनरिक पॉइंटर डिफाइन कर दिया, वाइड एस्टिक साइन ऑफ पीटीआर। ठीक है जी, कहता है एक जेनरिक पॉइंटर है मेरा। अब इसके अंदर जिस मर्जी ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दूं, चाहे तो वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, वो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जेनरिक है, ये किसी भी तरह का डेटा ले लेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ढाल लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक फ्लोट है, फ्लोट a इज इक्वल टू 10। अब कहता है इसका डेटा मुझे डालना है, तो नॉर्मली मैं क्या करता था, अगर मुझे फ्लोट का डेटा डालना है तो मेरा पॉइंटर भी फ्लोट होना चाहिए। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने वाइड पॉइंटर डिफाइन कर दिया। अब जब मेरे आगे रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने क्या किया, पीटीआर के अंदर m% ऑफ a डाल दिया। तो यानी कि अब ये किस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है, अब ये फ्लोट वाली को रेफर कर रहा है। अगर यहाँ पे करेक्टर होता, करेक्टर ऑफ x, ठीक है ना, करेक्टर ऑफ x, तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे मैं क्या करता, पीटीआर इज इक्वल टू m% ऑफ x। तो मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ये जेनरिक पॉइंटर बन गया जिसके अंदर आप कोई सी भी तरह के पॉइंटर का ऑब्जेक्ट डाल दो, चाहे तो वो स्ट्रिंग है, चाहे तो वो इंटीजर है, चाहे तो वो फ्लोट है, चाहे तो वो डबल है। तो जेनरिक का मतलब यही होता है कि जर्नल पॉइंटर। ठीक है ना, जर्नल पॉइंटर। तो जर्नल पॉइंटर मतलब ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है, और लास्ट पॉइंटर है दैट इज द वाइल्ड पॉइंटर। ठीक है ना, वाइल्ड, वाइल्ड पॉइंटर का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंटर कहता जो इनिशियलाइज नहीं हुआ। ठीक है ना, मतलब क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया int इज इक्वल टू 3 और एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया int एस्टिक साइन ऑफ ptr। तो ये मेरा एक पॉइंटर है। अब ये जो पॉइंटर है ये वाइल्ड पॉइंटर है क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल एक पॉइंटर हो गया जी, एक मेमोरी एलोकेट होगी, वो खाली मेमोरी एलोकेट हो चुकी है जिसके अंदर गार्बेज सी वैल्यू है। ठीक है, तो ये एलोकेट हो चुकी है। अब ये यहां इस पॉइंट तक ये बन गया वाइल्ड पॉइंटर, लेकिन जब मैंने इसको एड्रेस दे दिया, जब मैंने इसको एड्रेस दे दिया तो इसकी वाइल्डनेस खत्म होगी, यानी कि इसको एक अस्तित्व दे दिया, इसको एक पहचान दे दी, आइडेंटिटी दे दी। अभी तक ये वाइल्ड है, जंगली है, घूमता फिर रहा है, कोई अकल नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। लेकिन जब मैंने इसको आइडेंटिटी दी, जब मैंने इसको आइडेंटिटी दी तो अब इसको पता लग गया कि हाँ भैया मेरी एक पहचान है, यानी कि यहां पे आके वाइल्डनेस खत्म होगी, लेकिन इस लाइन तक उसकी वाइल्डनेस थी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द टाइप्स ऑफ पॉइंटर। तो हमने क्या सीखा, नल, डैंगलिंग, डैंगलिंग कैसे बनता है, ठीक है जी, उसके बाद आपका वाइल्ड पॉइंटर, और उसके बाद आपका वाइड पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर भी हम जिसको बोलते हैं। So these are the basic terminologies, basic concepts that can be asked into the interview room for your selection process. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है जी, तो anyone having any question please let me know before proceed further. तो आई थिंक टाइम भी हो गया आपका, तो क्लोजिंग दिस सेशन। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ये एरे की कोशिश करो अपनी तरफ से एरे को इंप्लीमेंट करने का, लेकिन मैं भी करवाऊंगा आने वाले दिनों में। ठीक है ना, तो अभी हम वही काम कर रहे हैं बच्चों वाला जो हम काफी टाइम से पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज आई डोंट थिंक सो कि आपने देखी हुई है।
तो ये सब प्रैक्टिकल यूसेज है उनकी, ठीक है, कैसे बनती हैं चीजें, कैसे होती हैं। क्योंकि जब मैं पॉइंटर्स की बात करूं तो वहां पे सी की टर्मिनोलॉजी तो माइंड में आएगी, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि डायनेमिक पॉइंटर कैसे एलोकेट होते हैं, कैसे हम उसकी मेमोरी को रिलीज करते हैं, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, रेफरेंसेस क्या है, बहुत चीजें हैं। हीप में कैसे कर सकते हो, ठीक है जी, हीप में कैसे कर सकते हो, और उसको हीप में से डिलीट कैसे कर सकते हो। हाँ जी, एनीवन हेल्स अनदर वन, इसका कोई क्वेश्चन हो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, बिकॉज आई थिंक द टाइम इज ओवर। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। कोशिश करो, पढ़ो, ठीक है ना, पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं तो चीजें फिर वो किताबों में लिखी हुई हैं, वो सुनने में आपको ये बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन इनको रिटेन करना थोड़ा सा टफ है। ये बड़े ब्रीक से पॉइंट है। आर्किटेक्चर पढ़ो सी प्लस प्लस का, सी काम कैसे करता है, एरे के साथ मतलब स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होता है, हीप कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? यस नो, गिव मी द आंसर इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। हाँ जी, ओके। तो आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, कैसे लग रहे हैं जी? सही लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, या आप कुछ चेंज करना चाहते हो? इफ यू वांट टू चेंज समथिंग तो यू कैन आस्क मी फॉर चेंज एनीथिंग। मस्त सर, सही है सर। ठीक है। अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो तो यू कैन आस्क मी फॉर द चेंजेस, मैं फिर उस अकॉर्डिंगली वो चेंज कर दूंगा। नो सर, सब ऐसे सही है। चलो ठीक है जी, चलो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपको कोई सी भी तरह का कोई चेंजेस चाहिए होगा तो मुझे एक बार बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर मोल्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू, बट प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि 2 घंटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में आपने पढ़ लिया। देखो 2 घंटे में हमारा, अगर मैं इन डेप्थ किसी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ तो हार्डली 3 या 4 टॉपिक भी नहीं पूरे कवर होते। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नल पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर आपको आता होगा, मैं आगे मूव कर जाऊंगा, सीधा एक आधा आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो आपने बोला सर हमें आता नहीं है। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, नहीं आता, लेकिन अब मत बोलना कि नहीं आता, अब एक्सेप्टेबल नहीं है ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता, सिखाना मेरा काम है और सीखना आपका काम है। तो कीप ऑन प्रैक्टिस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली।